स्वागत है दोस्तों आपका मेडिकल बूस्टर एंड नर्सिंग एकेडमी में। आपने जो हमारे वीडियो की हेडिंग तो आपने देख ही ली होगी, यानी कि नॉर्सेट 2020 अब नहीं तो कभी नहीं। आज हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, और ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के बारे में आपको जो आज मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ शायद ही किसी यूट्यूब के वीडियो पर बताया होगा या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट किसी ने दिया होगा। पूरे दिल से मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों, तो लगे रहिए और नॉर्सेट 2020 तक आपको रेगुलर कंटिन्यू टॉपिक वाइज वीडियो मैं लाते रहूँगा। बस आपका सपोर्ट, आपका प्यार हमें चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। टाइम आपका जो है बहुमूल्य, जो समय आपका प्रीसियस टाइम है, उसको ज़ाया न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न एक्चुअल में होता क्या है उसके बारे में हम आज पूरा जानेंगे। प्रोसीजर से लेके इसमें कौन कौन से कंटेंट होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, पीआरबीसी, क्या क्या होता है और किस किस को हम ट्रांसफ्यूज़ कर सकते हैं, प्लेटलेट्स, क्रायोप्रेसिपिटेट, यानी कि पूरी होल ब्लड से लेके सारी चीज़ें हम जानेंगे। कब किसको प्रिजर्व करते हैं और कितने दिन तक प्रिजर्व कर सकते हैं, वो सारी बातें हम इन डीप आज जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक्चुअल में होता क्या है। इन दिस प्रोसेस ब्लड एंड देयर कंपोनेंट्स ट्रांसफ्यूज टू क्लाइंट, यानी कि ब्लड और ब्लड के कंटेंट्स को जो है क्लाइंट होता है उसकी बॉडी में ट्रांसफ्यूज करना ही एक्चुअल में ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहलाता है। बहुत सारे बोलेंगे ब्लड रेड वाला आया तो ब्लड सफ़ेद आया तो क्या वो ब्लड नहीं रहेगा? भैया वो भी ब्लड ही रहेगा, क्योंकि उसमें भी ब्लड के कंटेंट है। प्लेटलेट्स आती है तो क्या वो रेड होती है? नहीं होती है ना, बट फिर भी वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन ही कहलाएगा। ठीक है, इसके पर्पस क्या होते हैं? पर्पस की हम बात करें, मेंटेन सर्कुलेटरी वॉल्यूम। यह क्या चीज़ होती है? सर्कुलेटरी वॉल्यूम मतलब हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जो नसें होती है, जो वेंस होती है, आर्टरीज होती है, उनके अंदर जो फ्लूइड बहता है उसको हम ब्लड बोलते हैं। और उसके वॉल्यूम को मेंटेन करने के लिए जो हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है दोस्तों। इंक्रीज द ब्लड वॉल्यूम, वही यानी कि सर्कुलेटरी वॉल्यूम बढ़ाना, यानी कि ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाना। ठीक है। इंडिकेशन मीन्स वो होता है कि हमें कौन सी चीज़ हमें देना है, और कॉन्ट्रा इंडिकेशन वो होता है कि कौन सी चीज़ हमें नहीं देना है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इंडिकेशंस में क्या क्या चीज़ें आती है कि लॉन्ग टाइम अगर कोई सी सर्जरी चल रही है, यानी कि 2 घंटे 4 घंटे, बहुत सारी लेप्रोटोमी वगैरह ऐसी सर्जरी होती है जो 2 से 4 घंटे तक चलती है, तो उस कंडीशन में हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि उस सर्जरी में क्या होता है कि ब्लड का जो है लॉस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है। सीवियर हेमरेज, वही बात है, ब्लड का लॉस होना, एक्सीडेंट हो गया या कोई सी भी सर्जरी इस टाइम पे अगर, यानी कि हाई मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी बहुत सारा ब्लड लॉस होता है ना, कार्डियोजेनिक शॉक हो जाता है, तो इन सब चीज़ों में भी हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ सकता है दोस्तों। ठीक है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी कार्डियोजेनिक शॉक करवा देता है, ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। तो वो सब हम आगे डिस्कस करेंगे। बात करते हैं कंपोनेंट्स की, कौन कौन से कंपोनेंट्स हम इसमें जो है ट्रांसफ्यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आरबीसी होती है ना, पीआरबीसी जिसको हम बोलते हैं ना। तो आरबीसी जो है उसको भी हम जो है इसमें ट्रांसफ्यूज़ करते हैं। डब्ल्यूबीसी भी ट्रांसफ्यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है प्लाज्मा, तो प्लाज्मा भी हम इसमें ट्रांसफ्यूज़ करते हैं। प्लेटलेट्स अगर है तो वो भी हम ट्रांसफ्यूज़ करते हैं, और होल ब्लड भी हम ट्रांसफ्यूज़ करते हैं। कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है ये क्वेश्चन, तो इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। इफ़ ए पेशेंट हैव एलर्जिक ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, ठीक है, एक पेशेंट है जिसको पहले पास्ट में कभी भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने के टाइम पे रिएक्शन हो चुकी है, तो उसको एक मेडिकल जो पर्सन है वो क्या एडवाइस देगा? तो उसको एक एंटी हिस्टामिनिक इंजेक्शन लगाएगा जो कि डाइफेनहाइड्रामाइड करके होता है। ठीक है, डाइफेनहाइड्रामाइड इंजेक्शन लगाते हैं, एंटी हिस्टामिनिक होता है, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बिफोर 30 मिनट्स लगाते हैं। ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जब भी वो आगे हम वैसे तो डिस्कस करेंगे, तो आगे ही छोड़ते हैं। ठीक है। मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन ड्यू टू ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे मोस्ट कॉमन कौन सा इन्फेक्शन होता है? तो यानी कि ब्लड के कारण कौन सा जो है इन्फेक्शन होता है, तो वो होता है हेपेटाइटिस बी, जो कि और किस में होता है ये? तो ड्रग यूजर्स होते हैं, यानी कि बहुत बार जो है ड्रग जो है यूज़ करते हैं, ड्रग यानी कि इंजेक्शन के थ्रू जो ड्रग यानी कि नॉर्मल अपना ड्रग नहीं, जो अपन मेडिकल फील्ड में यूज़ करते हैं, है ना, जो ड्रग्स रहता है कोकिंग, हीरोइन, उसकी बात हम कर रहे हैं। तो वो जो लेते हैं वो इंजेक्शन के थ्रू अगर ले रहे हैं तो उसमें भी हेपेटाइटिस बी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं दोस्तों। हेल्थ केयर वर्कर, कई बार निडिलिस्टिक इंजरी हो जाती है तो उसमें भी हेपेटाइटिस बी होता है। डायलिसिस अगर हो रही है उसके बार बार, तो भी उसमें हेपेटाइटिस बी होता है। ठीक है, ये तो हो गई हमारी। और हेपेटाइटिस ए और सी, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो कि हम ध्यान रखना है कि हेपेटाइटिस ए और सी किस में होता है? तो फीको ओरल रूट के थ्रू ये होता है। ठीक है।
नेक्स्ट अगर हम बात करें कंटेंट की, तो आगे हमने कंटेंट देखे थे कि हम कौन कौन से कंटेंट इसमें दे सकते हैं। तो उसमें हम फर्स्ट अगर हम लेते हैं, पूरे कंटेंट इन डीप हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, बस आप वीडियो में बने रहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो फर्स्ट कंटेंट हमारा आता है आरबीसी। आरबीसी को हम इरेथ्रोसाइट भी बोलते हैं हमारी मेडिकल लैंग्वेज में, ठीक है। तो इसका नॉर्मल काउंट कितना रहता है, तो 4.5 टू 5.5 जो लाख पर क्यूब होती है, ठीक है। यानी कि 4.5 टू 5.5 लाख क्यूब होती है ना। अब नेक्स्ट हम बात करें कि आरबीसी की जो लाइफ स्पैन कितनी होती है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ये चीज़ें हमें कभी भी भूलनी नहीं है। और ये आपका 80 डेज़ 120 डेज़ आपको अच्छे से याद होगा, बट अब एग्जामिनर आपसे बहुत ज़्यादा होशियार बन गया है और एग्जामिनर का एक ही काम है कि कैसे वो क्वेश्चन को गलत करवाए। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन हमारा गलत नहीं जाना चाहिए। तो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं तो उसको अच्छे से पढ़ें, ठीक है। तो एडल्ट के अंदर जो आरबीसी की जो रेंज होती है वो 100 टू 120 डेज़ होती है। आपने 120 डेज़ ही पढ़ी होगी। अगर 120 डेज़ ऑप्शन में नहीं है तो आपको 100 पे भी जाना पड़ सकता है, ठीक है। तो चीज़ें रेंज में याद करें तो ज़्यादा सही रहता है। चाइल्ड में 80 टू 120 डेज़ होती है। तो अगर ओवरऑल अगर हम आरबीसी का लाइफ स्पैन देखें तो 80 टू 120 डेज़ होता है, ठीक है। अब इंडिकेशन देखते हैं कि आरबीसी यानी कि आरबीसी जो होती है पीआरबीसी हम किस में चढ़ाते हैं, ठीक है। तो उसकी अगर हम बात करें तो एनीमिया यानी कि आयरन डिफिशियंसी एनीमिया अगर उसको हो गया है तो हमें आरबीसी चढ़ानी पड़ सकती है। सीवियर हिमरेज अगर है, उसको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई है, कारण कुछ भी हो सकता है, ट्रॉमा हो गया, एक्सीडेंट हो गया है, ठीक है। लॉन्ग टाइम सर्जरी अगर चल रही है तो उसमें भी हमें आरबीसी चढ़ाने की ज़रूरत पड़ सकती है। अब अगर हम बात करें कि आरबीसी हम सीबीसी करवाएंगे, पेशेंट हमारे पास आएगा, हम सीबीसी करवाएंगे तो कौन सी ऐसी वैल्यू रहेगी जब हम उस पेशेंट की को ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए इंडिकेट करेंगे। तो उसमें हम देखेंगे हीमेटोक्रीट वैल्यू, ठीक है। हीमेटोक्रीट वैल्यू क्या होती है कि पीसीवी पीक सेल वॉल्यूम। ये क्या होता है, इन होल ब्लड प्रेजेंट आरबीसी इन परसेंट, यानी कि पूरे होल ब्लड के अंदर आरबीसी का जो परसेंट होता है उसको हम पीसीवी या हीमेटोक्रीट वॉल्यू बोलते हैं। अगर ये लेस देन 30 हो रही है, यानी कि लेस देन 30% है, तो हमें इमीडिएट ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर देना चाहिए। वहाँ पर हमें टेबलेट फॉर्म पर या फिर और किसी के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नॉर्मल जो है हेमेटोक्रिट वैल्यू यानी कि पीसीवी कितनी होती है उसके बारे में हम बात कर लेते तो इन मेल 42 टू 52% होती है, इन फीमेल 37 टू 47% होती है, और एवरेज अगर हम देखें दोनों में कॉमन देखें तो 44% होती है। अगर इस वैल्यू जो ये वेरी कर रही है इससे कम या फिर कम है तो हमें इमीडिएट ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ओर जाना चाहिए, यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वो इंडिकेशन होती है। नेक्स्ट जो हम देखते हैं कि हीमेटोक्रिट वैल्यू मोर होती है जो है मेल में। क्यों होती है, तो हीमेटोक्रिट वैल्यू मोर इन मेल बिकॉज प्रेजेंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन। मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन होता है तो उसके कारण जो है हीमेटोक्रिट वैल्यू जो है मेल होते हैं उनकी ज़्यादा होती है कंपेयर टू फीमेल, ठीक है। एचबी हमेशा एचबी को तो सभी जानते होंगे, हीमोग्लोबिन। कई बार बोलते हैं कि इसको एनीमिया हो गया यानी कि इसका हीमोग्लोबिन कम हो गया, तो हीमोग्लोबिन कितना कम हो गया तो हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ सकता है। उस चीज़ के बारे में हम अगर डिस्कस करें तो 8 ग्राम से अगर कम हमारा हीमोग्लोबिन हो जाता है तो हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ सकता है दोस्तों। बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। और लेस देन 7 होता है जब तो सीवियर एनीमिया हो जाता है, तो जब तो हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना ही होता है। इन चाइल्ड 12 ग्राम से अगर कम एनीमिया है यानी कि उसका एचबी है तो हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की इंडिकेशन होगी दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो ये तो हो गई हमारी कि लाइफ स्पान डब्ल्यूबीसी यानी कि आरबीसी का कितना होता है। पूरे कंटेंट आगे हम देखने वाले हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आरबीसी को अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो नेक्स्ट अगर हम देखें तो एक यूनिट अगर आपको बोलता है कोई भी कंसल्टेंट या कोई भी आपको बोलता है कि 1 यूनिट आरबीसी इसको जो है ट्रांसफ्यूज करना है, तो 1 यूनिट आरबीसी इजकोस टू यानी कि कितने एमएल उसके अंदर जो है पीआरबीसी आती है, तो वो होती है 250 ml पीआरबीसी उसके अंदर आती है। अब जो आरबीसी होती है उसको क्लम्पिंग यानी कि उसको कोगुलेट होने से बचाने के लिए उसमें एंटी कोगुलेंट मिले होते हैं, तो वो कौन सा होता है, वो होता है सीपीडी, साइट्रेट फॉस्फेट और डेक्सट्रोज, ठीक है।
ये जो है साइट्रेट, फॉस्फेट और डेक्सट्रोज, ये पहले होता था, जिसका जो स्टोरेज टाइम था वो होता था 35 डेज। यानी कि आरबीसी को आप 35 डेज पर ही तक ही स्टोरेज इस एंटीकोगुलेंट के साथ कर सकते थे। लेकिन लेटेस्ट एंटीकोगुलेंट क्या होता है, CPDA, इसका जो स्टोरेज टाइम होता है वो 42 डेज होता है। तो क्वेश्चन कई बार आता है कि आरबीसी का जो स्टोरेज टाइम होता है वो कितना होता है, तो 35 टू मैक्सिमम 42 डेज होता है दोस्तों। कभी भी इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। नेक्स्ट जो है CPD, यानी कि CPDA होता क्या है, तो CPD के अंदर C4 साइट्रेट होता है। साइट्रेट जो होता है मेन एंटीकोगुलेंट होता है, ठीक है, जो कि ब्लड को कोगुलेट होने से बचाता है, ठीक है। P4 क्या होता है, P4 फॉस्फेट होता है। फॉस्फेट क्या रहता है, प्रिजर्वेटिव होता है, जो कि इसको प्रिजर्व करने के काम आता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है डेक्सट्रोज। डेक्सट्रोज से तो सभी वाकिफ होंगे। डेक्सट्रोज क्या होता है, ये जो इसको एनर्जी के लिए यूज़ करते हैं ना, आरबीसी जो होती है इसमें उसको जीवित रखने के लिए, उसको ज़िंदा रखने के लिए इसका हम यूज़ करते हैं। वो क्या होता है, डेक्सट्रोज, जो आरबीसी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। एक इसमें होता है एडेनिन। एडेनिन क्या रहता है, इसका जो स्टोरेज टाइम होता है उसको ये इंक्रीज़ करता है, ठीक है दोस्तों। देख लेते हैं तो स्टोरेज ड्यूरेशन ऑफ आरबीसी, यानी कि आरबीसी का स्टोरेज ड्यूरेशन कितना होता है, तो अभी हम देख चुके हैं। ऑप्शन में या तो ऐसे ऑप्शन आते हैं कि 28 डेज, 35 डेज, 42 डेज या फिर 40 डेज। तो इसमें आपको किस ऑप्शन पर जाना है दोस्तों, 35 डेज पर जाना है। बट अगर रेंज में ऑप्शन रहता है तो 35 टू 42 डेज पर ही आपको जाना है दोस्तों, ठीक है। आता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आता है फंक्शन ऑफ डेक्सट्रोज। अब क्वेश्चन आता है जो अपन जो इसमें एंटीकोगुलेंट मिलाते हैं उसमें डेक्सट्रोज जो रहता है उसका क्या फंक्शन, CPD जो होता है, CPDA, उसमें जो डेक्सट्रोज का फंक्शन क्या रहता है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपको जाना है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है ये किसको, आरबीसी को, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आता है प्रोवाइड एनर्जी। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इन्फ्यूज़न टाइम कितना होता है, यानी कि आरबीसी को इन्फ्यूज़ करने के लिए हमें कितने टाइम में इसको इन्फ्यूज़ करना होता है, तो वो होता है 2 to 4 आवर्स के अंदर इसको हमें इन्फ्यूज़ करना होता है। और इसका एवरेज अगर देखें तो 4 आवर के अंदर हम इसको इन्फ्यूज़ कर सकते हैं। अगर इसका इन्फ्यूज़न टाइम, अगर हमने आरबीसी को अगर 2 आवर्स के पहले यानी कि जल्दी इन्फ्यूज़ कर दिया, यानी कि 2 घंटे के अंदर ही हमने पूरी आरबीसी को इन्फ्यूज़ कर दिया है, तो क्या कॉम्प्लिकेशन उभर कर आएगी, वो होती है सर्कुलेटरी ओवरलोड। यानी कि पेशेंट में सर्कुलेटरी ओवरलोड हो जाएगा, उसके खून की मात्रा उसमें एकदम से बढ़ जाएगी, जो कि कार्डियक अटैक भी ला सकता है। तो कभी भी हमें 2 आवर्स से जल्दी नहीं देना है। और 4 घंटे से लेट अगर हम देते हैं तो भी पेशेंट में सेप्टिसीमिया यानी कि इन्फेक्शन, सेप्टिसीमिया होने के चांसेस जो है उसमें 100% होते हैं। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखना है कि 2 to 4 आवर के अंदर ही हमें इसको ट्रांसफ्यूज़ करना है। अब बात करते हैं सेप्टिसीमिया क्या होता है, तो सेप्टिसीमिया इन्वेजन ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ब्लड, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है उसकी इन्वेजन ग्रोथ हो जाती है किसमें, ब्लड के अंदर। तो सेप्टिसीमिया एक बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेटेड डिसीज़ है दोस्तों। इसमें मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन पाया जाता है, यानी कि बहुत सारे ऑर्गन को ये इफेक्ट करती है। तो छोटी सी गलती के कारण सेप्टिसीमिया अगर हो रहा है तो ये माल प्रैक्टिस होती है दोस्तों। कभी भी ऐसी गलती हमें नहीं करना चाहिए, अटेंडर बहुत मारेंगे, ठीक है। तो कभी भी हमें ध्यान रखना है कि ब्लड अगर कोई सा भी हमें आरबीसी पीआरबीसी ट्रांसफ्यूज़ करना है तो एक स्टाफ, एक जिम्मेदार स्टाफ का क्या फ़र्ज रहता है कि उसको ऐसे कैलकुलेटेड वे में दे कि वो 2 घंटे यानी कि 2 आवर से लेके 4 आवर के बीच में ट्रांसफ्यूज़ हो, यानी कि 3 घंटे एवरेज होता है और मिनिमम अपने को 4 घंटे में इसको ट्रांसफ्यूज़ करना होता है, ठीक है। स्टोरेज टेम्परेचर की अगर हम बात करें कि कितने टेम्परेचर पर हम पीआरबीसी को स्टोरेज कर सकते हैं, तो इसको नॉर्मली हम 2 to 4 डिग्री सेल्सियस पर इसको स्टोरेज कर सकते हैं। अब 2 to 4 क्या होता है, 2 to 4 यानी कि फ्रीज में हम फ्रीज के अंदर हम रख सकते हैं। फ्रीज़र में कभी नहीं रखना है, जम जाएगी भैया, है ना। और एक चीज़ और ध्यान रखना है, कई स्टाफ करते हैं, काफ़ी टाइम मैंने भी देखा है कि सिरिंज में लोड करने के बाद अगर आपने उसको रखा है फ्रीज में तो वो जम जाएगा, ठीक है। तो ब्लड को कभी भी ब्लड बैग से निकाल के उसको नहीं रखना है, तो ब्लड बैग के अंदर रखे डाले हुए ही रखो, या फिर उसको अगर आपने निकाल दिया तो उसको पूरा यूज़ करने के बाद उसको डिस्कार्ड कर दें, ठीक है। अब 1 यूनिट आरबीसी कितना HB हमारा इंक्रीज़ कर देती है। अगर आपने 1 यूनिट आरबीसी किसी के अंदर चढ़ाई है, यानी कि 250 ml आरबीसी आपने दी है, तो 2 to 3% हीमेटोक्रिट वैल्यू जो है उसकी बढ़ जाती है, ठीक है।
और 1 यूनिट आरबीसी अगर आपने ट्रांसफ्यूज़ की है तो वो 1 ग्राम एमजीडीएल यानी कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन आपका बढ़ा देगी, यानी कि पेशेंट का बढ़ा देगी। ठीक है, तो इसका पॉजिटिव जो इफ़ेक्ट होता है, यानी कि आरबीसी आपने अगर चढ़ाई तो उसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट कब आता है, तो 4 से 6 घंटे के बाद में ही इसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट आ जाता है। यानी कि इससे आपको क्या अंदाज़ा लगाना चाहिए कि जब आपने ब्लड चढ़ाया तो जब ब्लड चढ़ाने के 4 से 6 घंटे के बाद ही हमें नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन करवानी चाहिए एचबी के असिसमेंट के लिए। ऐसा नहीं कि अभी ब्लड चढ़ाया 1 घंटे बाद फिर से हमने उसको सीबीसी करवा दी कि इसका ब्लड तो बढ़ गया होगा, ऐसा नहीं होगा भैया। ठीक है, उसको 4 से 6 घंटे के ड्यूरेशन के बाद में ही हमें चढ़ाना है। नेक्स्ट अब हम बात करें थे इरिथ्रोपोइटिन क्या होता है। इरिथ्रोपोइसिस एक प्रोसेस होती है जिसमें ब्लड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है दोस्तों, तो इरिथ्रोपोइटिन वो हार्मोन होता है जो ब्लड का जो है प्रोडक्शन करवाता है। ठीक है, तो अब देखते हैं दोस्तों, रिलीज बाय किडनी फॉर इरिथ्रोपोइसिस, यानी कि किडनी के थ्रू ये रिलीज़ होता है। किसके लिए रिलीज़ होता है, इरिथ्रोपोइसिस करवाने के लिए। इरिथ्रोपोइसिस क्या होती है, आरबीसी का फॉर्मेशन होना। ठीक है, फ्रॉम रेड बोन मेरो, कहाँ से बनता है, रेड बोन मेरो में बनता है। ठीक है, सेल्स प्लूरोपुटेंट सेल होती है जो कि हिमेटोपोइटिक सेल होती है, यानी कि ब्लड के फॉर्मेशन करने वाली सेल होती है ये। ठीक है, अब आरबीसी की साइज़ की अगर हम बात करें तो न्यू आरबीसी जो कि एट फॉर्मेशन, जब उसका फॉर्मेशन होता है न्यू आरबीसी होती है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फॉर्मेशन को। इरिथ्रोपोइसिस हमने देख ही लिया है, तो उसकी साइज़ जो होती है 20 म्यूम होती है। ठीक है, यानी कि 20 माइक्रोमीटर होती है। ठीक है, और इसमें जो है न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, बट मेच्योर जो आरबीसी रहती है वो 7 डेज़ के अंदर वो मेच्योर हो जाती है। यानी कि आज अगर आरबीसी का फॉर्मेशन हुआ है तो 7 दिन के बाद वो मेच्योर हो जाती है, उसको मेच्योर आरबीसी बोलते हैं। और मेच्योर आरबीसी की साइज़ कितनी होती है, 7.2 माइक्रोमीटर होती है। ठीक है दोस्तों, ग्रेवाइड ऑफ आरबीसी यानी कि और ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी, यानी कि आरबीसी का कब्रिस्तान कहाँ होता है, तो स्प्लीन को बोलते हैं। और ब्लड बैंक भी ह्यूमन में किसको बोलते हैं, हम स्प्लीन को बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको जल्दी ही मिलेगा, तो आशा करते हैं आप हमारे वीडियो को बहुत ही प्यार देंगे। शुक्रिया।